देखिए, ऑब्वियसली एक नेगेटिव खबर है डॉक्टर रेड्डी के लिए, और इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ एक एनालिस्ट जुड़ रही है जिनका नाम है सरबजीत कौर नागरा, एंजल ब्रोकिंग की है। सरबजीत, 3 फैसिलिटी सामने आई है, डॉक्टर रेड्डी को वार्निंग लेटर मिल चुका है, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, खबर तो नेगेटिव है डेफिनेटली, बिकॉज पहले उनका एक ही प्लान था जिसको वार्निंग मिली थी, अभी 483 बना था राजा। अभी इसमें 3 प्लान्स आगे एपीआई के फॉर्मुलेशन ऑन्कोलॉजी का भी आ चुका है, तो डेफिनेटली इट्स क्वाइट नेगेटिव। पहले तो श्रीकाकुलम एक ही प्लांट था जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब 2 और प्लांट सामने आ गए हैं। क्या मार्केट में किसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि ये 2 प्लांट्स भी वार्निंग लेटर के बीच आ सकते हैं या फिर वार्निंग लेटर के तहत आ सकते हैं? ये दोनों फैसिलिटीज के बारे में मार्केट में कभी बात नहीं हुई है। हाँ, ना मार्केट में बात हुई है, ना कंपनी ने कभी डिस्क्लोज किया है कि उनको 483 मिला है, तो ये काफी सरप्राइजिंग न्यूज थी एक्चुअली। ओके, मैं कुछ और स्टेटमेंट भी पढ़ रही थी जो सिर्फ कंपनी को लगभग 15 दिन दिए हैं एक रिस्पांस लेटर देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए। ये बहुत ही कम दिन कहा जा सकता है मैम? नहीं, ये एक प्रोसीजर है। जब भी कोई वार्निंग लेटर मिलता है तो कंपनी को 15 दिन दिए जाते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके या फिर बता सके उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर वो गलती मानते हैं। उसके हिसाब से यूएसएफडीए डिसाइड करता है कि फिर भी वो उन कंपनी को टाइम देना चाहेंगे या फिर वो अपने प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो कंपनी के हिसाब से कभी नहीं बदलता। क्योंकि अभी ये तीनों फैसिलिटीज के लिए कंपनी को एक वार्निंग लेटर मिल चुका है, क्या कंपनी को इमीडिएटली इन फैसिलिटीज को बंद करना पड़ेगा? यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट्स कंपनी नहीं बना पाएगी? और ऐसे कोई पर्टिकुलर ड्रग्स आपके सहन में आ रहे हो कि ये ड्रग्स पर सबसे ज्यादा इसका दबाव बन सकता है? देखिए, कंपनी नॉर्मली इतना डिस्क्लोज नहीं करती हैं इन टर्म्स ऑफ कौन से प्लांट से कौन सा ड्रग बनता है, लेकिन एपीआई जो है यूएसएफडीए मतलब एक रॉ मटेरियल जो एपीआई एक रॉ मटेरियल होता है किसी कंपनी के लिए। और जब उनका श्रीकाकुलम का प्लांट आया था तो उन्होंने काफी प्रोडक्ट ट्रांसफर शुरू किए थे। तो अभी कितने प्रोडक्ट ट्रांसफर हो चुके हैं ऑलरेडी और कितने बाकी हैं और कितने उन्होंने थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स किए हैं जिसके चलते वो अपना फॉर्मुलेशन बिजनेस यूएस में चला सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक मानना है ऑन्कोलॉजी का, वो शायद हिट ले सकता है बिकॉज ऑन्कोलॉजी प्लांट्स जो है इंडिया में बहुत कम है और एक फॉर्मुलेशन अगर अंडर आ जाए तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे ख्याल से एक रिस्क जो है वो एपीआई तो है ही बिकॉज डेफिनेटली उनका खुद का इंटीग्रेटेड मॉडल है, लेकिन एपीआई फिर भी वो आउटसोर्स कर सकते हैं। थोड़ा 1-2 क्वार्टर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑन्कोलॉजी बिजनेस को थोड़ा हिट आएगा। सो मैम, इमीडिएटली डॉक्टर रेड्डी पर अब आपका क्या कॉल बनता है? देखिए, हमारा कॉल तो स्टॉक पे आज तक न्यूट्रल का था क्योंकि हमें लगता था ये ऑलरेडी काफी फेयरली वैल्यूड है, लेकिन आज 11% गिरने के बाद हमें लगता है कि जो वर्स्ट है वो भी डिस्काउंटेड है, तो हमें नहीं लगता स्टॉक को इससे ज्यादा गिरना चाहिए एक्चुअली। जी शुक्रिया सरबजीत हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर रेड्डी, इसके लिए बुरी खबर यूएसएफडीए से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एपीआई यूनिट्स को नोटिस मिला है, साथ ही इनके ऑन्कोलॉजी बिजनेस पर भी यूएसएफडीए ने एक चेतावनी जारी कर दी है, चेतावनी लेटर दिया है। 15 दिन के अंदर डॉक्टर रेड्डी इस पर जवाब देगी, लेकिन अब ये नोटिस जारी होने के बाद डॉक्टर रेड्डी इसके स्टॉक हम सुबह से ही देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट के साथ, ऑलमोस्ट 12% की गिरावट अब डॉक्टर रेड्डी दर्ज कर रहा है। मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक। सिमी, डॉक्टर रेड्डीज के लिए बुरी खबर, अब अभी क्या करने की सलाह देंगे? 12% के दबाव के साथ ही अभी कारोबार कर रहा है मैम, और ये गिरावट हम लगातार सुबह से देखने बढ़ती जा रही है। प्रियंका, मेरा जो व्यू है वो हो सकता है कि थोड़ा सा हटकर होगा। अगर कोई इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्टर रेड्डीज को मिस कर चुके हैं और इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मतलब कल तक जो रैली इसमें था उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उनके पास पोजीशन नहीं है और फ्रेश एक एंट्री के लिए वेट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से 11% डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक, तो जरूर लेना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कोई बाई कॉल देना मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस अभी डिफाइन नहीं कर सकती हूँ कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा कोई भी ट्रेड पर। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं थोड़ा सा और वॉच करने के लिए कहूंगी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 1 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बाई दे रही हूँ। इसका 2 एक कारण है। एक तो
लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट भी था उसके बाद भी डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा रैली दिखाया था, रिजल्ट काफी अच्छा था, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, सब कुछ ठीक ठाक है। और बहुत दिनों बाद डॉक्टर रेड्डी इसका जो 200 डेमा है उसको टेस्ट किया है। डॉक्टर रेड्डीज का 200 डेमा 3763 के आसपास है और 3763 के आसपास अभी मेंटेन भी कर रहा है ये स्टॉक। हाँ, हालांकि उससे नीचे ही लो बना था और हो सकता है कि आज का क्लोजिंग भी उससे नीचे हो, पर मुझे करंट लेवल से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट यहाँ से अगर कोई 3 से 6 महीने के लिए भी देख रहे हैं उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लेना बनता है और शॉर्ट करना नहीं बनता है इस लेवल पर। जी, तो डॉक्टर रेड्डीज में गहरा दबाव है, यूएसएफडीए से मिली है चेतावनी, लेकिन हमारी मार्केट एक्सपर्ट इस खबर के दूसरे रुख को देख रही है। उनके मुताबिक ये 11.5% से 12% की जो दबाव है ये एक डिस्काउंट का वक्त हो सकता है जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस खबर पर तो नजर रहेगी, साथ ही कुछ और स्टॉक्स पर भी बात करेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट के साथ आगे।